चलो तो देखो आज क्या पढ़ने वाले हैं। पार्ट 2 कल हो गया था ना। कल क्या बताए थे? अपवर्तनांक के अपवर्तन के बारे में बता दिए थे, अपवर्तनांक के बारे में पढ़ा दिए ना। उसके बाद फिर हम आप लोग को बताए थे कि दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन का क्या क्या प्रभाव है, सारा पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है, कल पढ़े हैं। उसके बाद फिर हम आपको कल बताया था प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। 2 नियम होते हैं। कौन कौन बताइएगा आप लोग? हाँ, आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा उस बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होता है? तीनों एक ही तल में होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या बताए थे? दूसरा बोले थे कि प्रकाश के परिवर्तन में तो दूसरा था कि कोण आई बराबर कोण आर, लेकिन यहाँ बराबर नहीं ना था, तो बोले थे कि यहाँ दूसरा नियम चलता है। कौन सा नियम चलता है? स्नेल का नियम। और स्नेल का नियम क्या कहता है? प्रकाश के किसी खास वर्ण के लिए, प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए, प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है जिसको हम म्यू बोले थे, और इसी को हम क्या कह रहे थे? स्नेल का नियम कह रहे थे। यही प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम था। यहाँ तक पढ़ा चुके थे आप लोग को। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्श्विक विस्थापन। किसके बारे में पढ़ेंगे? पार्श्विक विस्थापन। देखो समझना कि पार्श्विक विस्थापन किसको कहते हैं, ठीक है। हम ले रहे हैं कांच, ठीक है ना। क्या ले रहे हैं? कांच ले रहे हैं। कांच सघन होता है कि विरल होता है? बताओ। कांच सघन होता है, बहुत अच्छे। और इधर क्या है? हवा है। क्या है? हवा क्या होता है? विरल होता है। चलो हम कोई प्रकाश की किरण यहाँ से गुजारते हैं, ठीक है। चलो कोई किरण यहाँ से आई है ना, यानी विरल से जा रही है कहाँ? सघन में जा रही है। तो सघन में जाने के बाद यहाँ पर पहले एक अभिलंब बनाते हैं। जब सघन विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब से दूर भागेगा कि अभिलंब के नज़दीक आएगा? देखो ये विलंब है कि नहीं है? विरल से आ रहा सघन में, अभिलंब के नज़दीक आएगा। यानी कहने का मतलब है कि इसको जाना चाहिए था इस तरीके से, लेकिन ऐसे ही जाएगा? नहीं जाएगा। वो थोड़ा सा अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगा। मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा? मुड़ेगा सर, मुड़ेगा। उसके बाद अब ये आ गया कहाँ? सघन में। अब सघन से फिर से ये हवा में जाएगा। तो सघन से हवा है विरल, और हवा से आ रहा है, सघन से आ रहा है विरल में, तो फिर ये विलंब से क्या करेगा? सर्दी खांसी से दिमाग खराब हो गया। यह विलंब है ना, यहाँ से दूर भागेगा ना। यानी कि सर इसको जाना चाहिए था इस तरीके से, लेकिन ऐसे जाएगा नहीं, थोड़ा ही दूर भाग के जाएगा। क्या भाग के जाएगा? बताइए, दूर भागेगा कि नहीं भागेगा? ठीक है। और अगर ज़्यादा मुड़ गया तो इसको थोड़ा कम करो। चलो, दूर भाग रहा ना, आना चाहिए था इस लाइन में, लेकिन ये जा रहा है इस तरीके से, मुड़ के दूर हो गया थोड़ा, ठीक है ना। अब बताओ, ये किरण आ रही थी ना, तो इसको कौन सा किरण बोलेंगे? हाँ, इसको बोलेंगे आपतित। आपतित। ये नॉर्मल है यानी अभिलंब है। और ये जो किरण आप देख पा रहे हैं, इसको हम कौन सा बोलेंगे? गुड, अपवर्तित किरण। सब बता चुके हैं, ठीक है। अपवर्तित किरण। और ये जो निकला बाहर, इसको कौन सा किरण? निर्यात की निर्गत? निर्गत किरण। निर्गत किरण, ठीक है ना जी। यहाँ तक आप लोग को समझने में कोई दिक्कत, को परेशानी नहीं। अब हमारी बात को सुनना। हम देख रहे हैं पार्श्विक विस्थापन किसको कहते हैं। तो एक बात ध्यान से देखो, ये जो आपतित किरण यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। आई अंदर जब विरल से आया सघन में तो अभिलंब की तरफ मुड़ा, और फिर सघन से गया विरल में तो अभिलंब से दूर भागा। लेकिन कोई अगर आदमी यहाँ से किसी चीज़ को देखेगा, इधर से देखेगा, तो उसको ये आपतित किरण को अगर हम आगे बढ़ा देते हैं, चलो आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है, इस तरीके से, तो ये ऐसे आता। अगर सीधे आता नहीं मुड़ता, मान लो नहीं कहीं पे मुड़ता, एकदम सीधे आता, तो इसी तरीके से ना आता कि नहीं आता? हाँ। तो देखो, तो ये जो हम देख रहे हैं, जो आप, ये कैसा किरण है? आपतित किरण है कि नहीं है? और ये कौन सा किरण है? निर्गत किरण है कि नहीं है? तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि
कि ये एक माध्यम तो हमारा सघन प्रकाश वाला हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद ये दूसरा हमारा हवा जो है विरल वाला माध्यम है, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ से जो किरण है इसको बोल रहे हैं आपतित किरण, और ये जो किरण इसको कौन सा बोल रहे हैं, निर्गत किरण बोल रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की दूरी, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की दूरी, अभी कैसा दूरी, ऐसा दूरी, इस तरीके से दूरी तो ऐसे भी होगा ना बीच में, इस तरीके से दूरी नहीं देना है, लांबिक दूरी। कैसा दूरी, लांबिक का मतलब क्या होता है कि जब अगर हम इस तरीके से बीच की दूरी खींच रहे हैं, मतलब 90 डिग्री के एंगल पर दोनों पट्टी कोण बनेगा, इसी को बोलते हैं लांबिक दूरी। क्या बोलते हैं, लांबिक दूरी। तो हम कहेंगे कि आपतित किरण और निर्गत किरण, ध्यान से सुनना, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लांबिक दूरी को क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। याद हुआ आप लोग को। हाँ, तो क्या लिखेंगे बोलो, फिगरे देख के बताना है। आपतित किरण और निर्गत किरण, तो लिखो आपतित किरण एवं निर्गत किरण, आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच की कैसी दूरी को, लांबिक दूरी को, किरण के बीच, है ना, किरण के बीच की लांबिक दूरी, किरण के बीच की लांबिक, लांबिक समझ रहे हैं ना, लंब डालेगा, लांबिक, लांबिक दूरी को क्या कहते हैं जी, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। बोलो ठीक है ना, याद हो गया। तो सिंपल था, आपतित किरण निर्गत किरण के बीच के लांबिक दूरी को क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। अच्छा, अपवर्तनांक पढ़ा दिए ना आप लोग को, पढ़ा दिया। अच्छा, अपवर्तनांक के बारे में हम क्या बताए थे, प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल, अपवर्तनांक में ही ना था। लेकिन हम सापेक्ष अपवर्तनांक नहीं ना बताए थे, सापेक्ष अपवर्तनांक नहीं बताए हैं, नहीं ना बताए हैं। अभी हम पढ़ेंगे सापेक्ष अपवर्तनांक। किसके बारे में पढ़ेंगे, सापेक्ष अपवर्तनांक के बारे में कहता है। सापेक्ष अपवर्तनांक कहता है कि दो माध्यमों के अपवर्तनांक के अनुपात को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। किसको बोलते हैं, क्या लिखाएगा कि दो माध्यमों, दो माध्यम, माध्यम में कुछ भी हो सकता है, कोई भी माध्यम ले सकते हैं, ठीक है ना। दो माध्यमों, क्या दो माध्यमों में कुछ होगा, दो माध्यमों के अपवर्तनांक ना बोले, दो माध्यमों के, हाँ, अपवर्तनांक के अनुपात को क्या कहते हैं, सापेक्ष, हाँ, सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। दो माध्यमों के अपवर्तनांक के अनुपात को क्या कहते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अब हम कोई माध्यम ले सकते हैं, दो माध्यम लेना है, चल तो लेते हैं पहला माध्यम, हम कोई भी लेंगे, ठीक है ना, हम कुछ ही माध्यम ले सकते हैं। पहला माध्यम, ठीक है ना। अब पहला माध्यम हम क्या ले सकते हैं, बता दे, चल हम माध्यम को n मान लेते हैं, मान लेते हैं n1, मतलब पहला, ठीक है। तब पहला n1 ले लेते हैं, और दूसरा लेते हैं कुछ, दूसरा माध्यम यानी n2। पहला माध्यम को हम n1 माने हैं और दूसरा माध्यम को क्या माने हैं, n2 माने हैं। और देख, सापेक्ष अपवर्तनांक अगर हम निकालना चाहते हैं दोनों का, तो हमको इस सापेक्ष अपवर्तनांक क्या कहता है कि दो माध्यमों के अपवर्तनांक के अनुपात को, यानी हमको इसका अपवर्तनांक निकालना पड़ेगा और इसका भी अपवर्तनांक निकालना पड़ेगा। और अपवर्तनांक के बारे में क्या बताए थे, परिभाषा, फार्मूला, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल को हम किससे दिखाते हैं जी, सी से दिखाते हैं ना, बताया था ना, सी से प्रकाश की चाल होगा निर्वात में, और फिर उस माध्यम में प्रकाश की चाल
किस माध्यम में, जिस माध्यम के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ कौन माध्यम है, N1 माध्यम ना है, यानी 1 माध्यम है, एक माध्यम है। तो यहाँ पर लिखते थे ना हम CM, बोल CM लिखते थे कि नहीं लिखते थे, लेकिन यहाँ पर माध्यम हमारा दिया हुआ ना है एक, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे एक, तो C1, कोई दिक्कत है नहीं। अब हम दूसरा का माध्यम का अपवर्तनांक निकालेंगे, ठीक। तो हम फार्मूला जानते हैं क्या, हाँ, निर्वात में प्रकाश की चाल तो C, और उस माध्यम में प्रकाश की चाल, तो उस माध्यम बोले तो किस माध्यम है, N2 में, यानी 2 में, दूसरे का माध्यम है तो C2। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना। चलो अब यहाँ तक हो गया। अब हम यहाँ से निकालेंगे सापेक्ष अपवर्तनांक, दोनों का अपवर्तनांक निकाल दिए है ना। अब निकाल सापेक्ष अपवर्तनांक। देखो तो लल्लू यहाँ से दिखाई दे रहा है, सापेक्ष अपवर्तनांक। तो सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर क्या होता है कि अगर हम पूछ रहे जो कि पहले माध्यम का अपवर्तनांक बटे दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले दो माध्यमों का अपवर्तनांक है ना, तो हम लिख रहे हैं पहले माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम का बटे, नीचे दिख रहा है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। देखो यहीं से आपको ये भी याद हो जाएगा, यही नहीं बोले थे दो माध्यमों के अपवर्तनांक के अनुपात को। देख पहला माध्यम दूसरा माध्यम अपवर्तन है, उसका अनुपात है, इसी को तो कहते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। तो जिसको ये याद नहीं रहेगा तो ये भी याद रहेगा, तो इसी रट जाएगा तू लोग। ऐसे रटने का चीज़ ना, समझने का चीज़ है, समझेगा तो भुतलाएगा नहीं जिंदगी में, ठीक है ना। अब यहाँ देख पहले माध्यम का अपवर्तनांक, पहला माध्यम हमारा ई ना है, इसका अपवर्तनांक हम कितना निकाले हैं। अच्छा पहले ठीक, एक सेकंड रुक जाओ, अभी उधर मत जाओ, अभी पहले इसको समझ, क्या माने इसको, N1 पहला माध्यम हमारा क्या था, N1 था कि नहीं था, और दूसरा माध्यम क्या था हमारा, N2 था। तो हम पहला माध्यम को क्या माने थे, N1, और दूसरा माध्यम N2। हो गया, ऊपर लिखना पड़ेगा। अब हम मान रखेंगे, ठीक है। देख अब यहाँ पे हमको पता चल चुका है कि सापेक्ष अपवर्तनांक पहले माध्यम का अपवर्तनांक और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अब हम इसका अपवर्तनांक लिखेंगे, ठीक है, N1 और N2 है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझना, यहाँ पर एक चीज़ क्या समझना है कि पूछेगा कि किसके किसके सापेक्ष। जैसे मान के चले यहाँ दो माध्यम दिया है, दो माध्यम दिया है, और कहेगा कि पहले माध्यम पहला के सापेक्ष दूसरा के अपवर्तनांक। तो जैसे मान ले ऐसे लिखा हुआ रहेगा N1 2, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे कि माध्यम एक के सापेक्ष दो का अपवर्तनांक, माध्यम एक के सापेक्ष दो का अपवर्तनांक, या फिर ऐसे लिख देगा N21 मतलब माध्यम दो के सापेक्ष एक का अपवर्तनांक, या पानी या कांच दे देगा, बोलेगा N, ऐसे पानी लिख देगा, आगे लिख देगा कांच। तो माध्यम पानी का अपवर्तन, माध्यम पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, या फिर ऐसे लिख देगा N, पहले लिख देगा कांच, और फिर बोलेगा कुछ पानी, बोलेगा माध्यम पानी के सापेक्ष, सॉरी माध्यम कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। बोलो कोई दिक्कत है। तो अब यहाँ से हम जैसे दोनों का अलग अलग निकालते हैं, पहले एक बार इसका निकाल देते हैं N1 का, यानी कि N1 यानी माध्यम एक के सापेक्ष दूसरा का निकालते हैं, और फिर निकालेंगे दूसरा का सापेक्ष एक के अपवर्तनांक निकालेंगे, ठीक। ये पढ़ने आ गया ना तुम लोग को, उस तरीके से देगा तो कन्फ्यूजन नहीं ना होगा। चल अब हम निकालते हैं, हम निकालते हैं, चल पहले इसका निकालते हैं, ठीक। या पहले इसका भी निकाल सकते हैं, किसका भी निकाल लो, बोल किसका निकाल दे पहले, पहला। चलो तो N1 2 लिखाएगा, पहला तुम बोला है ना, यानी कि हम किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, एक माध्यम एक के सापेक्ष दो का अपवर्तनांक, माध्यम एक के सापेक्ष दो का अपवर्तनांक, ठीक है ना। तो जो पहले आएगा उसको ऊपर लिखना है, N1 की बात किया है ना, हाँ तो N1 पहले लिख ऊपर, जिसका बोलेगा उसको ऊपर लिखना है, और जिसके तुलना किया है उसको नीचे लिखना है। तो N1 बटे N2, ठीक है। अब बताओ हमको जरा सा, N1 हम यहाँ कितना निकाले हैं, N1 कितना है मेरा, C बटा C1, C बटे बटा
n2 कितना है, n2 का अपर्तनांक कितना है, क्योंकि देख सुनो सापेक्ष अपर्तनांक निकालने का तरीका ही ना है, पहले माध्यम का अपर्तनांक और दूसरे माध्यम का अपर्तनांक। तो हम अगर इसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, पहला का सापेक्ष निकाल रहे हैं, तो n1 ऊपर n2 नीचे। अब n1 का अपर्तनांक निकाल के रखे हुए हैं c/c1, n2 का भी है n2 का लिख c/c2। अब यहाँ से तो नहीं मैथ के स्टूडेंट से कर लेगा काम, हो जाएगा ना, c1/c1। आई भागा में है, गुना में होगा तो c2 चल जाएगा ऊपर और c1 हो जाएगा, खाली c नीचे ना हो जाएगा। हाँ अब देखो तो कट गया, c से c खल्लास, बचा कुछ c2/c1 बचा कि नहीं बचा। यानी ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि n1 कहने का मतलब है कि माध्यम एक के सापेक्ष दो का अपर्तनांक बराबर हमारा क्या आया है, c2/c1 आया है। निकाल लिया ना जी कि नहीं निकाला, बोल। तो इसी प्रकार अगर हम दूसरा का भी निकालना चाहेंगे, इसी प्रकार किसका, पहला का तो निकाले है सापेक्ष, अब निकालेंगे n2। देख n2 का मतलब कि माध्यम दो के सापेक्ष एक का अपर्तनांक, तो इसका निकालना है तो इतना कैलकुलेशन ना करना है, अभी किया नहीं सब झमेला, इतना नहीं करना है, ध्यान से देख समझ के कर देना खाली। जैसे देखो यहाँ पहले 1 था और 2 था, तो ये तो ठीक है, लेकिन जब यहाँ 1 था यहाँ 2 था, तो पहले 1 ना आया था तो ऊपर 2 आया है, पहले 1 आ रहा है तो ऊपर 2 आ रहा है। तो अगर पहले यहाँ 2 आ रहा है तो ऊपर कितना आएगा, उल्टा सॉरी क्या होगा, c1/, निकल जाएगा। तुम लोग ऐसे करके बैठाएगा ना तो कट के आएगा, क्योंकि हम यहाँ से बता दिए हैं, उतना करे का जरूरत ना है, ठीक है ना। तो ये भी डायरेक्ट निकल के आ गया, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कोई दिक्कत है नहीं। तो बस समझना बात को इसी को। अब हम यहाँ से आगे क्या देखेंगे, अब देख एक चीज़ ध्यान में रखना, पढ़ने आ गया है। अब देखो बताते हैं, अब हम लेते हैं ई कुछ n1 है ना, आई कुछ है n2 है, और हम निकाले यहाँ से एक माध्यम एक के सापेक्ष दो का अपर्तनांक, यहाँ निकाले हैं माध्यम दो के सापेक्ष एक का अपर्तनांक, ये दोनों को कर दो गुना, क्या करो गुना। जैसे मान लेते हैं कि चल n1 गुना n21, और जब ये दोनों को हम गुना करेंगे, जब ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा, तो n12 कितना था, c2/c1 गुना n21 कितना होगा, तो यहाँ 2 पहले तो ऊपर 1 जाएगा, तो c1/c2। ये काटेगा, देखो ये खत्म, ये भी खत्म, जीरो कहाँ बचा है, 1 ना बचा है। तब बोल क्या होगा। तो यहाँ से क्या समझ में आया तुमको, कुछ समझ में आया। यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि सर हम तो देखें कि n12 गुना n21 बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, आया कि नहीं आया। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर तुमसे पूछेगा कि दो माध्यम है, दो माध्यम का अपर्तनांक एक दूसरे के अगर विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत है, उसका गुणनफल कितना होगा, 1 होगा। यानी दो माध्यम के अपर्तनांक के विपरीत से अगर हम गुना कर देंगे, विपरीत से अगर गुना कर देंगे तो कितना निकल के हमको आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कट जाएगा। यानी कि एक बार इसका सापेक्ष इससे निकाल दो, मान के चल कि कांच और पानी ले लिए, क्या ले लिए, कांच और पानी। एक बार हम पानी के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक निकाल दिए, फिर एक बार कांच के सापेक्ष पानी का अपर्तनांक निकाल दिए, और दोनों का अपर्तनांक को ला करके गुना कर दो, तो कितना आ जाएगा कट कुट के, 1। तो डायरेक्ट ही सब कभी अगर पूछो करेगा कि बताइए कि अगर कोई माध्यम दो माध्यम है और उसके अपर्तनांक को एक दूसरे के विपरीत से गुना कर लेते हैं तो उसका मान कितना होगा, तो क्या बोलिएगा, 1 बता देगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब तोरा जब कहाँ लिखा है, अच्छा हट जाएगा। अब बताओ कि जब ई इतना बराबर इतना है तो हम किसी एक के बराबर निकाल सकते हैं ना। मान के चल कि हम निकालते हैं n12, यानी माध्यम एक के सापेक्ष दो का अपर्तनांक बराबर, तो ये 1 ऊपर रह जाएगा, आई गुना मैंने चल जाएगा, तो n21 बोलो ये निकल गया गो। और अगर हम इसका निकालना चाहते हैं कि माध्यम दो के सापेक्ष एक का अपर्तनांक बराबर, तो 1 ये वाला चल जाएगा उधर n12। समझ में आया। इसे न्यूमेरिकल पूछेगा, ठीक है, न्यूमेरिकल भी एगो हम एग्जाम्पल आप लोग को अभी समझाएंगे, बताएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग करने में, समझ में आया है ना। अब तो नहीं भूल जाएगा तो कि n के कोची बोलते हैं, c के कोची बोलते हैं, तो ओकरो दवाई दे देते हैं, चल लिख ले।
एन के बोलते हैं। यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर लिख दें, यहीं पर लिख देते हैं, जगह ये है। सर्दी, खांसी, दिमाग का दही हो गया एकदम। एन को क्या बोलते हैं बताओ? एन को बोलते हैं नंबर। आप वर्तनांक यहाँ पे सूचित कर रहे हैं ना रे एन से। अभी ये भुतला गया, अभी बाद में बाकी था। चलो सी बताओ। मारेंगे एकदम तो नहीं करना कि नाक कान सब कबाड़ेंगे चपेट कहीं का। अरे अभी जब बोकला कहीं का पढ़ा है। निर्वात में प्रकाश की चाल, भुतला जाता है गधादास सब। निर्वात में प्रकाश की चाल। एक और वर्ड इधर आया था कुछ, C1 और C2 आया है ना रे। C1 क्या होता है? C1 का मतलब माध्यम एक में, वन है ना, माध्यम एक में प्रकाश की चाल। हाँ, माध्यम एक में प्रकाश की चाल, ठीक है ना। इसी ने बता रहे थे माध्यम एक में, माध्यम एक के सापेक्ष दू का अपर्तनांक। तो यहाँ सी है, तो सी तो प्रकाश की चाल बताता है, तो माध्यम एक में प्रकाश की चाल। अच्छा C2 भी तो आया है, C2 भी तो है, तो C2 के लिए बता तो नहीं। दू में, माध्यम एक यहाँ छूट गया था, माध्यम एक में प्रकाश की चाल, यहाँ लिख माध्यम दू में प्रकाश की चाल, माध्यम दो में प्रकाश की चाल। अब कहाँ लिखे? दो का अजय लिख दें, एक को जगह नहीं छूटना चाहिए, सब भर दो। N1 2, इसको पढ़ने का तरीका जो ही बता रहे थे, कौन गारंटी तुम लोग नहीं भूलेगा बताओ? लिखेगा माध्यम एक का अपवर्तनांक, माध्यम एक का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? दू के सापेक्ष। माध्यम एक का अपवर्तनांक दू के सापेक्ष। पढ़ने का तरीका हो गया। N21 बम फट गया रे, N21 आ रहा है कि जा रहा है बराती? माध्यम दू का अपवर्तनांक, माध्यम दू का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? एक के सापेक्ष। माध्यम दू का अपवर्तनांक एक के, तो सब लिखा दिए हैं। माध्यम एक का अपवर्तनांक दू के सापेक्ष, माध्यम दू का अपवर्तनांक एक के सापेक्ष, हम यहाँ लिखा दिए हैं। कभी कंफ्यूजन हो तो आप लोग संभाल लीजिएगा, ठीक है। अब जगह तो है नहीं, इसका एग्जाम्पल इसके बाद बताते हैं, आप लोग अभी उतारिएगा। कैसे उतारना है ध्यान से देख। पहले सबसे पहला काम ये फिगर बना ले, ठीक, या फिर वैसा मत करो, इसको लिखो, इसको लिख लेना, साइड में इसको बगल में इसको बना लेना, ठीक है। उसके बाद इसको लिखना है, ठीक है। सापेक्ष अपना यहाँ से ई लिख पूरा, कहाँ तक, लाल वाला डिब्बा छोड़ करके जितना भी है ई लिख लेना, इसका ई दिए हुए यहाँ पर। फिर यहाँ से ई लिखना है, फिर ऊपर से आना है, फिर इसको लिखना है, और अंतिम में इसको लिखना है। हो गया ना? चलिए रोक दो। चलो ये समझ में आ गया है। अब हम एक उदाहरण लेकर के समझ लेते हैं, ठीक है। आज क्या बोल रहे हैं अम्मी? अम्मी कुछ बोलती है। चलो यहाँ देखो, हाँ चलो कोई दो माध्यम लेते हैं। क्या लें बोलो? पानी लें, और पानी कांच लेता, ठीक है। काहे गिर रहा है जी? चल पानी ले रहे हैं। ये हम एक माध्यम ले लिया है पानी, और दूसरा माध्यम ले लेते हैं कांच, ठीक है। पानी और कांच। अभी पानी एग्जाम, अब सवाल में आपको और कुछ भी दे सकता है। हो सकता है कि हीरा और कांच कर दे, पानी हीरा कर दे, है ना, कुछ भी दे सकता है। कोई भी माध्यम दूसरों को फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो भी देगा हम लोग को अपना काम कर लेना है, जैसे बता रहे हैं, ठीक। अब जैसे देगा ना, तो प्रकाश की चाल भी साथ में देगा। तो पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है? 2 लाख। हाँ 2.25 लाख। कांच में ना 2 लाख होता है।
तो 2.25 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। कांच में होता है 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये कौची है? प्रकाश की चाल है। पहला माध्यम में प्रकाश की चाल है, यानी हम इसको C1 बोल सकते हैं। ये दूसरा माध्यम में प्रकाश की चाल है, यानी इसको C2 बोल ही सकते हैं। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? अब इतना देने के बाद तुमसे सवाल पूछ देगा, कहेगा दो सवाल हो सकता है। या तो कहेगा कि माध्यम पानी के अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष बताओ, या फिर माध्यम कांच के अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष बताओ। तो चल हम दोनों एक करके निकालेंगे। तो जैसे पहले देखते हैं, इसको हम पानी को माध्यम 1 माने हैं और कांच को 2। तो माध्यम के लिए हम n लिखेंगे, माध्यम के लिए, यानी कि हम इसके सापेक्ष, देख माध्यम 1 का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं? कांच के सापेक्ष। तो लिखेंगे 1 2, यानी माध्यम 1 का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष, यानी इसका इससे तुलना कर रहे हैं। और n 1 2 बराबर अभी पता थे कि अगर यहाँ 1 है तो यहाँ क्या होना चाहिए? तो यहाँ कौची आएगा? प्रकाश की चाल ना। तो C2 बटे, अभी देख इधर निकाले हो कहीं पर, इधर निकाले, देख दिखा है ना। तो अब इतना हम लोग कहाँ ला करे जाएंगे झमेला, हम लोग डायरेक्ट यहाँ काम कर लिए। इसको तुमको याद रख लेना है बस, ठीक है ना। यही यहाँ पर आपको आसानी हो इसीलिए उतना किया गया था, समझाने के लिए ही, ठीक है ना। अब रख दो मान C2 कितना दिया है? C2 देख 2 गुना 10 के पावर 8 बट C1 कितना दिया है? यानी प्रकाश की चाल 1 माध्यम में कितना है? 2.25 गुना 10 के पावर 8। बोलो तो रीना काट सकती है इसको, कैसे काटेगा बोलो तो जरा। खत्म, देख दशमलव है, हटेगा तो 1 पड़ेगा ऊपरे। 2 गुना 1, 2 अंक है, 2 लड्डू खिला इसको, खुश हो गया। और नीचे हो गया 225, दशमलव हटा, खत्म। तो ये हो गया 200 बटे 225, कट जाएगा 25 से 2 25 8 है और 25 नमा, तो कितना अगले 8 बटे 9, 8 बटे 9 आ गया ना। चलो 8 बटे 9 आ गया। अच्छा अगर हम या फिर ये पूछ दे आपसे, या अब ये कह दे कि N21 यानी माध्यम 2 के अपवर्तनांक माध्यम 2 के अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष, ठीक है। तो कोई बात ना है, यहाँ 2 नहीं चला जी, गुड। C1 बटे एकदम ऐसी प्रैक्टिस करो, रटा जाएगा सब, ठीक है ना। अब C1 यानी माध्यम 1 में प्रकाश की चाल 2.25 गुना 10 के पावर 8, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल 2 गुना 10 के पावर, खत्म 10 के पावर 8 से। फिर वही कम आएगा, 225 डायरेक्ट कर देते हैं और नीचे 200 कर देते हैं, क्योंकि पॉइंट हटेगा 2 जीरो बढ़ेगा, खत्म हो गया। ऊपर 9 बार में, नीचे 8 बार में, कितना आ गया 9 बटे। अब तो ध्यान से देखिए दोनों में कुछ रिलेशन समझो, कुछ समझ में आ रहा है? आया कि नहीं आया? क्या दिखा? इसका अपोजिट आया कि नहीं आया? देखो 1 2, अभी हम क्या बोले थे, आज जब ये दोनों का उलट के गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? कट के 1 आ जाएगा, बोले थे ना। कट के क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 8 बटे 9 गुना और उन्हें 9 बटे 8 है, दोनों के गुना कर दो, यानी N1 2 गुना N21 गुना करेंगे तो दोनों कट जाएगा। 8 से 8 का आंसर 909, अपना कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं। अच्छा N21 को हम और कैसे लिख सकते हैं? अगर मान के चल के हम इसको निकाल लिए, हमको N21 भी निकालना है, तो क्या फिर से हमको इतना करने की जरूरत है? नहीं जरूरत है, तुम डायरेक्ट तो कर सकता है। देख कैसे, अगर हम क्या निकालना चाहते हैं, N12 दे दिया, हम क्या निकालना चाहते हैं? N21 निकालना चाहते हैं, तो N21 और N21 और अभी बताए थे, देख यहाँ 1 बटे 1 बटे N12 हो गया। यानी हम यहाँ से भी काम कर सकते थे, 1 बटे N12 कितना आया था हमारा? 8 बटे 9, तो 8 बटे 9 आई जाएगा ऊपर भागा से गुना में, तो 9 बटे 8 हो जाएगा पलट के। तो देखो डायरेक्ट भी निकल जाता, तो ये नहीं भी करना पड़ता। बोलो कोई दिक्कत है? तो इतना बराबर हमारा आ जाता कितना? 9 बटे आ ही जाता। समझ में आ गया? तो बस आप ऐसे भी निकाल सकते थे, ठीक है। तो ये था, एक एग्जाम्पल देकर समझा दिए हैं। अब ये हो गया ख़त्म। अब किसके बारे में पढ़ेंगे ज़रा बताओ? अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर लेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। बताओ प्रिज्म किस किस टाइप का होता है? त्रिभुजाकार होता है? एकदम होता है, 100% होता है। और बताओ चतुर्भुजाकार होता है?
होता है। पंचभुजाकार होता है? होता है। षष्ठभुजाकार होगा? होगा 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 चला होगा। लेकिन हम पढ़ेंगे किसके बारे में ये बताओ? हम पढ़ेंगे सिर्फ त्रिभुजाकार के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? अभी हम पढ़ रहे हैं प्रिज्म। क्या पढ़ेंगे अब? फ्रिज। एक ध्यान फ्रिजे पर गेले करे फ्रिज। गर्मी आ रहा है इसीलिए इसको ध्यान भटक रहा है ना रीना? चलो तो प्रिज्म अभी क्या बोले? प्रिज्म त्रिभुजाकार भी होगा बोले थे ना, और चतुर्भुजाकार भी होगा, और हाँ पंचभुजाकार भी हो सकता है, और षष्ठभुजाकार भी होगा। लेकिन हमको किसके बारे में पढ़ना है? ओनली वन त्रिभुजाकार के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? अब जरा सा हम जो है प्रिज्म का आकृति देख लेते हैं कि प्रिज्म होता कैसा है। प्रिज्म 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 यहाँ से मंदिर के जैसा ऊपर खड़ा कर देगा, ठीक है? क्या हो गया? यहाँ से इसका बीचे से एकदम ऐसे आ जाओ, और यहाँ से ही डॉट लाइन से दिखा दे रहे हैं क्योंकि 3D फिगर है ना। ये देखो 3D फिगर है तो बोर्ड पे तो बन नहीं सकता है, तो ये पीछे का भाग है जो आपको दिखा रहा है, ठीक है? वैसे अभी हम दिखा देंगे, समझ में आ जाए क्लियरली। प्रिज्म कैसे दिखाएंगे तो लोग को? लाओ का दो ये बुक है ना, कॉपी है रे ना तुम्हारे पास? खड़ा रहेगा ये? अच्छा हो जाएगा, रह दो। देखो प्रिज्म कैसा दिखता है, ये खड़ा रहेगा तब ना रे। अरे गिर जा रहा है, कुछ टाइट दो। लाओ तू पतल का, ला कॉपिया ला, कॉपिया ला। पैसा 5 रुपये दर, इतना सारा पैसा लेके आती है, चुरा उड़ा लेगा कोई था। यहाँ देखो, देखो हम इसको इस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है? टांग के रखना पड़ेगा। हाँ सब ये हुए जो वैसे ने जवाब दही है। नीचे रखेंगे तक पता चलेगा रे तुम। देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, इधर से कुछ दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है जी? सामने से देखने पे इस तरीके से रहेगा, और इसको अगर इस तरीके से देखेंगे तो ऐसे दिखेगा। ये जो हम बोर्ड पे बना है ना, उसी के बारे में बता रहे हैं। ये क्या है? ये प्रिज्म। प्रिज्म बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, प्रिज्म बिल्कुल इसी तरीके से रहेगा। तो अगर प्रिज्म के बारे में कहेगा कि प्रिज्म का क्या परिभाषा हो सकता है तो क्या दीजिएगा? बोलिए। देखो ये प्रिज्म जो है, जब ये प्रिज्म को ऐसे रखे हुए हैं समतल सतह पर, तो कौन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बना रहा है। एगो देखो ई वाला सतह तो बताने में नहीं बन रहा है, ये शांति से रहता तब ना। ई सतह दिखाई दे रहा है, समतल सतह है कि नहीं है? और एक ई पट्टी है जो ये भी समतल सतह है, और ये दोनों इस तरीके से झुका हुआ है। समतल सतह के बीच में एक कोण बन रहा है। देखिए यहाँ पे कौन बनेगा, ठीक है? यहाँ पे देख कौन बन रहा है आगे, यहाँ पे कौन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? वैसे इधर भी एक कौन बन रहा है, बन रहा है ना। तो कह सकते हैं कि किसी कोण पर झुके दो समतल सतह, ये कौन बन रहा है? इसी पे दो समतल सतह, एक ई वाला सतह और एक ई वाला सतह झुका हुआ कि नहीं झुका हुआ है? तो किसी कोण पे झुके दो समतल सतह के बीच घिरे पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। पारदर्शी माध्यम बोले तो ई वाला जो सतह है ना, ये पारदर्शी होगा। पारदर्शी का मतलब जब प्रकाश इससे पार हो जाएगा तो पारदर्शी बोलेंगे। तो प्रिज्म का परिभाषा क्या दे सकते हैं कि किसी कोण पर झुके दो समतल सतह के बीच घिरे पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। और यहाँ ध्यान से देख, प्रिज्म में सतह के गो है, जरा देखना तो गिनो। अरे कुछ टाइट दो रे, ये संभला नहीं रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, चल इसको टांग लेते हैं। इधर आओ तो लल्लू, इधर जल्दी, एक से पकड़वाते हैं। यहाँ खड़ा हो, इसको पकड़। हाँ कैसे पकड़ा? ऊपर उठा पाओ, ठीक। हाँ हाँ तू छोड़े इसको, हाँ इसे धर ले रहेगा, ठीक है ना? अब हम क्या बोल रहे थे? प्रिज्म के बारे में बता रहे थे, ठीक है? तो ध्यान से देखना, हम क्या बोले कि किसी कोण पर, ये जो प्रिज्म था ऐसे घुमा, इधर दिखाओ सबको। कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है? और एक कोण इधर पीछे ही बन रहा है अंदर की तरफ। तो कह रहा है किसी कोण पर झुके
दो समतल सतह के बीच, एक ए समतल सतह एक और एक ई समतल सतह दो समतल सतह के बीच घिरे पारदर्शी माध्यम, ये जो माध्यम है कैसा है, पारदर्शी है। घिरे पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। ये प्रिज्म का परिभाषा हो गया। अच्छा दूसरा हम सतह बोल रहे थे कि इसमें क्या सतह है, तो बताओ एकरा में क्या सतह है। देखो ऐसे घुमा, एक सतह उधर घूम, दो सतह हो गया। देख एक ये 3 सतह, एक पीछे हो गया इसका त्रिभुज जैसा 4 सतह, एक नीचे हो गया 5 सतह। कितना सतह, 5 सतह हो गया, ठीक है ना। तो टोटल सतह कितना। अच्छा अब अलग अलग बताना, इसमें जो है समतल सतह के गो है, दो गो है गधा। एक समतल सतह, दो समतल सतह, आई नीचे क्या हो गया 3 गो हो गया, कौची समतल सतह हो गया ना। अच्छा त्रिभुजाकार के गो है, खड़ा करके रखो सही से। त्रिभुजाकार एक देखो, एक ये त्रिभुज के जैसा बन रहा है और एक इसके पीछे बन रहा है त्रिभुज जैसा, कितना हो गया त्रिभुजाकार सतह 2। और इसमें अपवर्तक सतह, अपवर्तक सतह समझता है, अपवर्तक का मतलब जिससे प्रकाश पार होगा, जिससे प्रकाश पार होगा। तो प्रकाश कहाँ से पार होगा, यहीं से। जैसे यहाँ पे मान लो कोई टॉर्च जलाएंगे, यहाँ पे हम इस पे टॉर्च जलाएं, तो टॉर्च जलाएंगे तो प्रकाश इसमें जाएगा और जा करके इससे क्या होगा, इस टकरा करके इसके अंदर पार करेगा, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं अपवर्तक सतह। तो अपवर्तक सतह के गो, एक सतह दो सतह। तो समझ में आ गया, ठीक है जाओ बैठो। अब लिखा देते हैं, लो पकड़ो। चलो तो हम सबसे पहले प्रिज्म लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रिज्म समझ में आ गया है ना। हाँ 3D आकृति, इसलिए बोर्ड पे जो है थोड़ा दिक्कत हो रहा है। चल तो किसी कोण पर झुके लिखेंगे, बोलो किसी कोण पर झुके, किसी कोण पर झुके दो समतल सतह के बीच, किसी कोण पर झुके दो समतल सतह के बीच घिरे पारदर्शी माध्यम को, बीच घिरे पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। कोई दिक्कत है। अब प्रिज्म का अगले हम सतह भी देखेंगे। क्या देखेंगे, अच्छा प्रिज्म में कुल कितना सतह है, प्रिज्म में कुल सतह कितना, नहीं टोटल सतह बताओ ना। अभी तो बता रहे 5 गो, जेकरा में समतल के गो था, समतल सतह कितना 3 बताया था ना, कौन कौन था जे। हाँ और उसके बाद अच्छा अगर आकृति की बात करेंगे तो अभी जो हम बता रहे थे तुमको कि इस तरीके से है। तो देख समतल सतह, तो एक सतह ये हो गया, दूसरा सतह एगो नीचे था पड़ा हुआ, 3 सतह। तो यहाँ देखो ई जो दिखाई दे रहा है, ई वाला मुंह है, ई वाला मुंह है, ई वाला मुंह है, ई ठीक ना। तो ई जो दिख रहा है, ई जो दिख रहा है समतल सतह है। आई चरखुटवा जो दिख रहा है ये भी समतल सतह है। तो क्या गो हो गया 3 गो। दूसरा बोले थे त्रिभुजाकार, कैसा त्रिभुजाकार सतह। तो ई वाला एगो हो गया एक, तो यानी कि है, इसके ठीक पीछे भी होगा, जैसे यहाँ पे मेरे पीछे एगो है, तो क्या गो 2 गो। और तीसरा क्या बोले अपवर्तक सतह, कैसा सतह, अपवर्तक सतह का मतलब जिससे प्रकाश पार हो, यानी इससे टॉर्च मारेंगे इधर से इधर से, यानी ई वाला और ई वाला। तो क्या गो है, ई भी हो गया 2 गो। अरे तो 7 गो हो गया रे, हैं कुछ गड़बड़ कैसे हो गया कहीं पर। कुछ गड़बड़ हो गया का है। अरे 1 2 3 4 5, अच्छा ठीक है, वो तो ठीक है, सॉरी वो तो सही बता है, वो तो ठीक है। ये समतल 3 गो है। रोक तो उसको 1 सेकंड। चलो समझ में आ गया। तो फिर कुल सतह कितना हो गया प्रिज्म में 5, जिसमें दिखा दिया समतल सतह 3, त्रिभुजाकार सतह 2 और अपवर्तक सतह 2। अच्छा एगो प्रिज्म कौन छूट गया बताने के लिए। तो बताते कि कौन जो बन रहा था, तो देखिए यहाँ पर जो प्रिज्म जो ऐसे रखे हुए थे, तो यहाँ पर ये कौन बन रहा है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रिज्म का कोण बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे,
ये अपवर्तक सतह है ना, दोनों अपवर्तक सतह है। तो अपवर्तक सतह जिस कोण पर झुका हो, अपवर्तक सतह है, ये भी अपवर्तक सतह है। तो अपवर्तक सतह जिस कोण पर झुका हो वो क्या कहलाएगा? प्रिज्म का कोण कहलाएगा। जैसे मान के चल कि अभी ऐसे रखा हुआ था, अभी इतना पर झुका हुआ है, तो देखो गैपिंग है बीच में, इतना जैसे मान इतना फैला दिए हैं, तो ये वाला बीच में यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर कोण बन रहा ना, मान थोड़ा कम कर देंगे, इसको घटा देंगे तो घट गया, ठीक है। और अगर थोड़ा ज़्यादा फैला देंगे कभी कभी, रुक जा एक सेकंड, जैसे मान के चलो हम इतना फैला दिए तो कोण बढ़ गया ना, तब परावर्तक सतह पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जितना पर झुकल रहेगा वही इसका कोण कहलाएगा। अभी इतना तो ये भी कोण है, कम कर दे तो ये भी कोण ही है, तो क्या बोलेंगे? प्रिज्म का कोण क्या कहलाएगा? बताओ कैसे लिखाएगा? अपवर्तक सतह जिस कोण पर झुका हो, तो यहां पर लिख देते हैं प्रिज्म का कोण, या इसी को हम प्रिज्म कोण भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा? अपवर्तक सतह जिस कोण पर झुका हो, अपवर्तक सतह जिस कोण पर झुका हो उसे क्या कहते हैं? हाँ, उसे प्रिज्म का कोण कहते हैं। समझ में आ गया? तो छापो इसको, इसके बाद फिर आगे बताते हैं प्रिज्म के बारे में। अच्छा, एक चीज़ और समझना, बार बार अब ये प्रिज्म बनाना तो टेढ़ा पड़ता है ना, तो अब आगे जो प्रिज्म बनाएंगे तो खाली हम त्रिभुज बना देंगे। क्या बना देंगे? और त्रिभुज बनाएंगे तो समझ जाना कि कौची है, हाँ ये प्रिज्म है। यही वाला जो यहाँ पर जो कोण देख रहे हैं ना, ये कोण, यही होता है प्रिज्म का कोण। कैसा कोण होता है? इसी को बोलते हैं प्रिज्म कोण, या इसी को बोलते हैं अपवर्तक कोण भी बोलते हैं, ठीक है। उसको छापो। कौन कितना होता है? बता देते हैं, चलो उधर लिख लिया सब लोग। अब हम लोग देखेंगे प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन, कि प्रिज्म में जो प्रकाश का अपवर्तन है वो कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए हमको एक प्रिज्म बनाना पड़ेगा। तो हम बोले थे कि प्रिज्म हम ऐसे नहीं बनाएंगे बल्कि त्रिभुज के जैसा बनाएंगे, ठीक है। चलो हम बना रहे हैं। क्या है हमारा? क्या है ये? प्रिज्म है। और प्रिज्म है तो पहले बताओ कि ये प्रिज्म है। अरे नीचे वाला को हम क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। तो नीचे वाला क्या होगा? प्रिज्म का आधार होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो इसको लिख ही देते हैं, है ना। ये क्या है? प्रिज्म का कौन? ये नीचे वाला, ये जो ब्लू वाला किए हैं, प्रिज्म का आधार है, प्रिज्म का आधार है। अब चलो हम किसी किरण को भेजते हैं, ठीक है। कोई किरण जा रहा है, यह है। तो जाने वाले किरण, जो किरण प्रिज्म की तरफ आ रही है ना, तो आने वाले किरण आपतित किरण कहलाता है, ठीक है। और इसको जाना चाहिए था इस तरीके से, जाता कि नहीं जाता? ये इस तरीके से पहुंचता, अगर जाता तो जाता ना। लेकिन ये हवा से जा रहा है ना प्रिज्म में, और प्रिज्म कांच का बना होता है, कांच का ना बना होता है, और कांच होता है सघन, और हवा होता है विरल, यानी विरल से जा रहा है सघन में। तो सघन में जब विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब से दूर भागेगा कि सटेगा? अभिलंब से सटेगा। और फैसला करना है कि सर अभिलंब हम कैसे खींचे, समझ में आ रहा तो नहीं आ रहा होगा। तो ध्यान से देख, ये है लंब, समतल तल है, ऊपर से डाल दिए लंब, इसी को बोल दिया अभिलंब। एक कनमा पकड़ के ऐसे ऐंठ दही खाली तू, तो एक ऐसे ऐंठेगा तो ऐसे तिरछे हो गया, तो ये जो पहिया ऐसा था तो ये पहिया भी ऐसी हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये चीज़ देखो यहाँ पर है, ये चीज़, यानी कि हम कह सकते हैं कि सर यहाँ पर अभिलंब इस तरीके से पड़ेगा। यानी ऐसा दीजिए कि इधर भी 90 डिग्री बने और इधर भी 90 डिग्री बने। कोई दिक्कत है? ये चीज़ समझ में आ गया है ना? यहाँ से समझाया तो चल कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़। यानी कहने का मतलब है कि इसको जाना चाहिए था किरण को इधर, लेकिन ये अभिलंब की तरफ मुड़ेगा, और अभिलंब नीचे है ना, तो अभिलंब की तरफ मुड़ेगा, तो यहाँ से ये ऐसे हो जाएगा, इतना मुड़ गया। देखो कितना मुड़ गया, इतना मुड़ा कि नहीं मुड़ा? मुड़ा ना इधर इतना। अब ये ऐसे जाएगा, ठीक। अब है सघन। अब सघन ही जो प्रिज्म से किरण जो है बाहर निकलेगा का हवा में, और सघन से जा रहा मतलब विरल में, हवा विरल है, तो जब विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर भागेगा कि सटेगा? दूर भागेगा। तो यहाँ पे भी हमको अभिलंब खींचना पड़ेगा।
तो यहाँ पर अभी बोले थे ना कि समतल था, अभिलंब ऐसा था। अब एक कान पकड़ के अभी ऐसे घुमा दो, कैसे घुमाएगा? हाँ, इसको मान के चलिए ऐसे था, ठीक है, ऐसे था, इसको हम ऐसे घुमा दिए। तो अगर इधर से करेंगे तो इधर ई वाला आ रहा है, लेकिन अगर ऐसे कर देंगे, ठीक है, यानी कि इसको पकड़ के ऐसे घुमा दो, इधर की तरफ घुमा दो, ऐसे ऐसे ऐंठ दो, तो ये ऐसे ना हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा ना जी। तो यानी हम कह सकते हैं कि सर यहाँ पर जो विलंब होगा वो इस तरीके से होगा, 90 डिग्री होना चाहिए। देख थोड़ा ध्यान से, मतलब ऐसा करो कि यहाँ भी 90, यहाँ भी थोड़ा तिरछा लग रहा होगा आप लोग को, ठीक है ना, थोड़ा सा माइनस कर लीजिएगा आप लोग। चलो अब हो गया 90 टाइप का, ठीक है, कोई दिक्कत? 90 इधर बनेगा, 90 इधर, तो अभिलंब दे दिए हैं। अब हम जानते हैं कि अभिलंब से दूर भागने वाला है। तो जब प्रकाश की किरण आ रही थी इस तरीके से, यानी इसको जाना चाहिए था इस ऐसे सीधे, ऐसे था ना, लेकिन वैसे जाएगा नहीं, ये मुड़ के जाएगा। बोल क्यों? अभिलंब इधर था तो उसे दूर भागा ना। अब भागा कि नहीं भागा? हाँ, तो सर दूर भाग गया। अब हम थोड़ा सा नामकरण करेंगे। किरण आ रही थी ना, तो कौन सा किरण? आपतित किरण, आपतित किरण। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब ध्यान से देख, अभी किरण यहाँ गया तो मुड़ गया, तो इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण, और ये बाहर निकल रहा है तो इसको कौन सा किरण? निर्गत किरण। तो लिख देते हैं यहीं पर निर्गत किरण, ठीक है, ध्यान समझ में आ रहा है? निर्गत किरण। और ये क्या है? हमारा अभिलंब है, यानी नॉर्मल है, अभिलंब, और ये भी हमारा नॉर्मल ही है, अभिलंब ही है, कोई दिक्कत है? अब तुम ध्यान से देखना यहाँ पर कि जब अगर ये आपतित किरण नहीं मुड़ता तो ये सीधे ऐसे पार करता एकदम, लेकिन ये मुड़ गया है। अब मुड़ के नीचे की तरफ, आधार की तरफ झुका है, झुका कि नहीं झुका है? तो ये जितना आपतित किरण जितना भी मुड़ता है या जितना झुकता है, ये दोनों के बीच में जितना झुक रहा है, जितना कोण बन रहा है, जितना दूरी हुआ है, उसी को क्या बोलते हैं? विचलन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, जो कोण वहां पे आप देख पा रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? विचलन कोण। यानी कह सकते हैं कि आपतित किरण, आपतित, यहां से आपतित किरण है, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को देख, इतना 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 का कोण बन गया कि नहीं बन गया? बना ना रे। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को क्या बोलेंगे? विचलन कोण बोलेंगे। कैसा कोण बोलेंगे? विचलन कोण बोलते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं विचलन कोण। ये कौन सा कोण बन गया है? जिसको हम डेल्टा से सूचित करते हैं। डेल्टा, इसको क्या पढ़ते हैं जी? डेल्टा, इसको डेल्टा से सूचित करते हैं। तो लिख दें विचलन कोण। प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है समझ में आ गया प्रिज्म में? देख विचलन कोण, तो कहेगा विचलन कोण किसे कहते हैं? जल्दी से बोलो तू लोग। आपतित किरण और निर्गत किरण, आपतित किरण और के बीच बने कोण को बस। तो आपतित किरण, आपतित किरण एवं निर्गत किरण, किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? हाँ, विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण कहते हैं। ये नीचे वाला लिख लिया है तो लोग, दिक्कत ना यहाँ तक है। तबीयत खराब रहता है तो मूड खराब हो जाता है। एक चीज यहाँ पर आप लोग नोटिस किए होंगे कि प्रिज्म में जब प्रकाश गया तो हमेशा वो अपने आधार की तरफ ही मुड़ा। देखो इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन यहाँ भी जाके ये नीचे की तरफ मुड़ा है, इसके जगह नीचे मुड़ा ना रे, आधार की तरफ मुड़ा। यहाँ भी जब बाहर निकला तो सीधे जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गया, बल्कि नीचे ही यानी आधार की तरफ ही मुड़ गया। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं? नोट कह सकते हैं कि प्रिज्म से होकर जाने वाली किरणें हमेशा आधार की तरफ मुड़ती है। किधर मुड़ती है रे? आधार की तरफ। तो नोट लिखा देगो। तो लिखो, यहाँ से एगो नोट लिख लेना है।
पहला पॉइंट देखे क्या बोले थे, प्रिज्म से होकर, बोलो, प्रिज्म से होकर, गधा, एक प्रिज्म से होकर आधार की तरफ मुड़ जाता है डायरेक्ट है। प्रिज्म से होकर जाने वाली किरणें, ये कौन बोलेगा, प्रिज्म से होकर जाने वाली, हाँ, प्रिज्म से होकर जाने वाली किरणें हमेशा 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 आधार की तरफ, हाँ मूर्ति है, झुकती, कुछ बोल दो, हमेशा आधार की और मूर्ति है। ये पॉइंट क्लियर है ना जी? इसको दूसरा कलर से लिख दें। चल दूसरा पॉइंट देखेंगे इसका। अब आप लोग एक चीज और नोटिस किए होंगे। अच्छा बताइए, इधर देखिए, ये है प्रिज्म, क्या है, ऐसे गया था, ऐसे हुआ, फिर ऐसे आया, यानी इसको यहाँ पे ऐसे जाना चाहिए था, ठीक है, तो निर्गत कोण इतना बना। लेकिन अगर मान के चलो कि प्रिज्म था और हम इसको तो ऐसे और झुका के ऐसे भेजते, आप किरण को और झुका के भेजते हैं, क्या करते हैं, हाँ, और झुका के भेजते हैं, तो इसको तो ऐसे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ से मुड़ेगा, मुड़ेगा नहीं मुड़ेगा, और फिर ये भी मुड़ जाएगा। तो ये दोनों के बीच में कौन, बताओ कौन, ई बड़ा है कि ई बड़ा है? क्यों? तो हम कह सकते हैं कि अगर आपतित किरण जितने झुक के जाएगा विचलन कोण उतना ही बड़ा बनेगा। आपतित किरण जितना झुकेगा, झुक के जाएगा, विचलन कोण उतना ही बड़ा बनेगा। तो दूसरा पॉइंट लिख दें कि आपतित किरण, हाँ, आपतित किरण जितना झुका होगा विचलन कोण उतना ही, हाँ, आपतित किरण जितना झुका होगा विचलन कोण, विचलन कोण उतना ही बड़ा होगा, ठीक है, यानी आपतित किरण जितना झुकेगा उतना ही विचलन कोण क्या होगा, उसका बड़ा होगा। अच्छा ये बताओ, एक होता प्रिज्म कोण, बता रहे थे ना अभी, ये कौन है, प्रिज्म कोण है, ये थोड़ा पतला है, ये थोड़ा मोटा है, ठीक है। तो बताओ कि प्रिज्म का कोण जो है किसमें ज़्यादा अच्छी होगा, बड़ा होगा, पतला में कि मोटा में? और विचलन कोण ज़्यादा बड़ा किसमें बनेगा? हाँ, देखो मोटा है तो ज़्यादा ताकतवर है, छड़ को ज़्यादा मोड़ेगा, ठीक है ना, पतला है तो कम को मोड़ पाएगा। उसी प्रकार समझ कि अगर पतला प्रिज्म है तो प्रकाश को ज़्यादा नहीं मोड़ेगा, और अगर मोटा प्रिज्म है तो प्रकाश को ज़्यादा मोड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि मोटे प्रिज्म में जो है प्रकाश का विचलन, सॉरी विचलन कोण क्या होता है, ज़्यादा होता है, बड़ा होता है, और पतले में कम होता है। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, और प्रिज्म देख इसी को बोलते हैं प्रिज्म कोण, कैसा कोण, इसी को, या फिर अपवर्तक भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, हाँ, इसी को अपवर्तक कोण भी बोल सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, बोलो, कि जो अपवर्तक कोण है या जो प्रिज्म, जो अपवर्तक कोण है या प्रिज्म कोण जो है वो जितना ही अधिक होगा, जितना अधिक होगा विचलन कोण का मान भी उतना ही अधिक होगा। यानी कि अगर ये मोटा है तो ये ज़्यादा बड़ा बनेगा, तो ये ज़्यादा बड़ा बनेगा तो प्रकाश का अपवर्तन भी ज़्यादा होगा, तो विचलन कोण भी ज़्यादा बनेगा। तो कह सकता है ना कि प्रिज्म या अपवर्तन कोण जितना ज़्यादा होगा उतना ही विचलन कोण अधिक होगा, ठीक है। तो लिख दो तीसरा पॉइंट, प्रिज्म कोण, या इसी को हम क्या बोल रहे हैं, अपवर्तक, क्या बोल रहे थे, हाँ, अपवर्तक कोण जितना अधिक होगा, जितना अधिक होगा विचलन कोण उतना ही अधिक होगा।
तो विचलन कोण जो है प्रिज्म के कोण पर भी डिपेंड कर रहा है और आपतित किरण के झुकाव पर भी डिपेंड कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आपतित किरण जितने ज़्यादा झुका जाएगा विचलन कोण उतना बड़ा बनेगा। और अगर प्रिज्म का कोण भी बड़ा है तो विचलन का कोण भी अधिक ही रहेगा, मतलब बड़ा ही रहेगा। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत आप लोग को नहीं ना? तो यहाँ तक हो गया, प्रिज्म हो गया ख़त्म। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? लेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो लेंस के बारे में पढ़ेंगे तो लेंस दर्पण पढ़ाया था ना? दर्पण पढ़ा था ना? दर्पण के प्रकार के? हाँ, कौन कौन? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। और गोलीय दर्पण पूछेगा तो दो, उत्तल और अवतल। ठीक उसी प्रकार लेंस भी मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। उत्तल लेंस होता है और अवतल लेंस होता है, समतल लेंस नहीं होता है, ठीक है ना? तो इसको छापिए। उसके बाद क्या बज गया? टाइम देखो तो। 12, तो इसको उतारो, देखते हैं टाइम मिलता है तो पढ़ाता है तो नेक्स्ट। चलो छापो इसको, रोक दो, खाली रोकना, सेव नहीं करना।